ठीक है, चलो हम स्टार्ट करेंगे। तो एप्लीकेशंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, मैं फिर एप्लीकेशंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाने के बाद दोनों एक्सप्लेन फिर से करूंगा। मतलब हम डिफरेंशिएट करेंगे डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट 2-4 मिनट। यहाँ इस साइड क्रॉस डॉट प्रोडक्ट लिखेंगे, इस साइड क्रॉस प्रोडक्ट लिखेंगे। इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन नहीं करनी अभी बेटा आपको, मैं कितनी बार बोल रहा हूं, मैं खुद करा दूंगा आपको क्वेश्चंस, ठीक है। अगर इस संडे आपका टेस्ट होगा बेटा, तो टेस्ट में भी वो क्वेश्चन नहीं आएंगे जो आपको मैंने नहीं कराए, ठीक है। आप चिंता ना करो, टेस्ट में आएगा सर, टेस्ट में नहीं आएगा इसका, ठीक है। सुनो, तो हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। लास्ट में हमने यही छोड़ा था यहाँ पे लेक्चर, एप्लीकेशंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है बेटा जी, हम पढ़ेंगे आज एप्लीकेशंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। हाँ सर सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा बेटा देखो, एप्लीकेशंस क्या है, दो एप्लीकेशंस आप कह सकते हो इसमें। पहला हम क्या निकालते हैं बेटा इससे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्या निकालते हैं बेटा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। किससे, बाय यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट। एप्लीकेशंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट में पहली एप्लीकेशन हम निकालेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। मतलब अगर मुझे पैरेललोग्राम दिया गया है, जैसे आप 8th क्लास 9th क्लास में वो पैरेललोग्राम पढ़ते हो, उसका एरिया क्या कैसे निकालते थे आप, याद है? बेस इंटू हाइट करते थे आप, शायद यही करते थे ना पैरेललोग्राम का। पहले मैं पैरेललोग्राम यहां ड्रॉ करूंगा। अगर बेटा ये पैरेललोग्राम है, अगर ये क्या है, पैरेललोग्राम, ठीक है, ठीक है बेटा जी, ये है पैरेललोग्राम, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो इसका बेटा ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर ए है और इसका मैग्नीट्यूड ए है, और ये जो वेक्टर है ये बी वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड बी है। क्या मेरी बात क्लियर है? और इनके बीच में जो एंगल है दैट इज थीटा, दैट इज थीटा। एक पैरेललोग्राम है, दो एडजेसेंट साइड्स है, ये एक वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड ए है, इसका मैग्नीट्यूड बी है। मुझे इसका एरिया निकालना है। अगर आप वैसे देखोगे बेटा जी, वैसे अगर आप देखोगे, आपको पता है इसका एरिया किसके बराबर होता है? अगर आप मैथ्स लगाओगे, आप लिखोगे बेटा बेस इंटू हाइट। मान लो ये एच, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जब आप लिखते हो तो एरिया लिखोगे आप बेटा, बेस क्या है इसकी ए, हाइट क्या है इंटू एच। क्या ये मेरी बात क्लियर है? बेस इंटू हाइट होती है बेटा जो 8th क्लास में आप पढ़ते हो, ठीक है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है ए इंटू एच, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए इंटू एच, ठीक है बेटा जी। कोई दिक्कत इसमें किसी को? बेटा ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्मूला होती है निकालने के लिए, ए इंटू एच, ए मतलब बेस इंटू हाइट। चलो यहाँ पे मैं बेस इंटू हाइट ही लिखूंगा, आपको याद रहेगा ये कैसे होता है, बेस इंटू हाइट, ठीक है बेटा, बेस इंटू हाइट। अब बेस क्या है यहाँ पे, ए है, और हाइट क्या है बेटा यहाँ पे, एच। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम सर। अच्छा बेटा एक बात बताओ, इस ट्रायंगल में जाओ, इस ट्रायंगल में इसको कुछ नाम दे दे, ओ पी क्यू। ओ पी क्यू मैंने ट्रायंगल को नाम दे दिया, ओ पी क्यू। किस ट्रायंगल को बेटा, ओ पी क्यू। इन ट्रायंगल में हाइट निकालूंगा, ये एच किसके बराबर आएगा, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू। क्या मेरी बात क्लियर है? मैं इस ट्रायंगल में एच निकाल सकता हूं बेटा जी, निकाल सकता हूं? हाँ सर निकाल सकती हूँ। जरा बताओ साइन थीटा किसके बराबर आएगा, साइन थीटा किसके बराबर आएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर एच है, हाइपोटेन्यूज क्या है बेटा, बी। तो एच किसके बराबर आया बेटा, बी साइन थीटा। क्या मेरी बात क्लियर है सबको? क्या ये बात सबको क्लियर है, एच बी साइन थीटा के बराबर आया? हाँ सर आ गया, नो प्रॉब्लम। अच्छा बेटा जी, यस। अब बेटा ए इंटू एच, ए क्या है बेटा, बेस, हाइट एच है। अब एच की जगह आप बी साइन थीटा लिख सकते हो। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसके बराबर आएगा बेटा जी, ए, ए ही है, हाइट क्या है, हाइट की जगह आप बी साइन थीटा लिख सकते हो, बी साइन थीटा, ठीक है।
ए बी साइन थीटा, दिस इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, दिस इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसके बराबर आया बेटा, ए बी साइन थीटा। आप खुद बोलो ए बी साइन थीटा क्या है, व्हाट इज ए बी साइन थीटा? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लिख सकता हूं बेटा, जल्दी बताओ, एक ए बी साइन थीटा को ए, यस वेरी गुड। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है वो किसके बराबर आएगा बेटा जी, ए क्रॉस बी का मॉड, ए क्रॉस बी का मॉड, वही होता है ना ए बी साइन थीटा। बेटा यही तो आया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी साइन थीटा आया, और मुझे पता है ए बी साइन थीटा किसके बराबर होता है, ए क्रॉस बी का मॉड। सर थर्ड स्टेप दोबारा बता दो, थर्ड स्टेप पहला सेकंड, ये वाला, ये बेटा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वाला, यही कह रही हो ना? हाँ यस, इसके ऊपर ये वाला। बेटा मैंने क्या किया देखो, मैंने बोला आपको बेटा अगर आपको पैरेललोग्राम का एरिया निकालना, आप करते हो बेस इनटू हाइट, ये बेस होती है और ये हाइट है। अब ये h जो है ना बेटा, ये h का वैल्यू निकालना है, कहां से निकालना है, इस ट्रायंगल से, OPQ से। OPQ ट्रायंगल देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है OPQ, इस राइट एंगल ट्रायंगल में मैं साइन h का वैल्यू निकाल सकता हूं। साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर h हाइपोटेन्यूज b। तो आपने लिखा h b साइन थीटा, तो अब इस h की जगह आपने पुट किया b साइन थीटा, तो ये आया a b साइन थीटा। a b साइन थीटा को आप a क्रॉस b लिख सकते हो। तो मतलब ये हुआ कि अगर आपको a वेक्टर दे रखा है, b वेक्टर दे रखा है, और आपको पूछेगा एरिया पैरेललोग्राम निकालो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, a और b एडजेसेंट साइड्स है, तो आप सीधे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या लिखोगे, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड। आप a क्रॉस b करोगे पहले, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, मतलब a b साइन थीटा जो होता है। क्या मेरी बात क्लियर है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम याद रखना है बेटा, क्या होता है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। यस सर, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया क्लियर सर, नो प्रॉब्लम। अच्छा, और एक बात होती है बेटा, इसी का एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की और एक फॉर्मूला है, याद रखना। अगर आपको, ये तो एडजेसेंट साइड्स है ए और बी, ए और बी क्या है बेटा, बेटा मॉड लगाना तो जरूरी है ना, क्योंकि ये ए बी साइन थीटा है, मॉड लगाते ही ए बी साइन थीटा आता है, वरना यहाँ एन कैप भी आ जाएगा ना बेटा साथ में। मैंने कल बोला ना, ए बी साइन थीटा को जब आप ए क्रॉस बी को मैग्नीट्यूड लगाओगे, तो वो मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा आएगा ओनली। क्या ये चीज आप भूल गए हो? कल ही बोला था मैंने, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड होता है बेटा ए बी साइन थीटा, उसमें बेटा एन कैप नहीं आएगा, उसमें एन कैप नहीं आएगा। अगर आप ओनली ए क्रॉस बी लिखोगे, फिर तो यहाँ एन कैप भी आएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? तो इसलिए यहाँ पे आया ए बी साइन थीटा, तो आपने लिखा ए क्रॉस बी का मॉड। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर हुआ ये बात, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बेटा, ये तब सही है ये वाली फॉर्मूला, जब बेटा आपको एडजेसेंट साइड्स दे रखे होंगे। क्या दे रखे होंगे? एडजेसेंट साइड्स, ये और ये एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है। अगर किसी केस में बेटा आपको एडजेसेंट साइड्स की जगह बेटा डायगोनल्स दे रखे हैं, फॉर एग्जांपल इफ यहां पे लिख लेना लास्ट में, इफ P and Q, if P vector and Q vector are diagonals of parallelogram, अगर P वेक्टर एंड Q वेक्टर डायगोनल्स है, क्या है बेटा, डायगोनल्स वेक्टर है, मतलब एक वेक्टर P और एक इधर Q, ठीक है। अगर ये है, if P and Q are diagonals of parallelogram, then area, उस टाइम आप एरिया कैसे निकालोगे, देन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होगा बेटा जी, वो होगा हाफ पी क्रॉस क्यू। ये भी आप याद रखोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन में आपको यूज होएगा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम उसके बराबर उस टाइम किसके बराबर होगा, हाफ पी क्रॉस क्यू, हाफ पी क्रॉस क्यू का मैग्नीट्यूड, हाफ पी क्रॉस क्यू का मैग्नीट्यूड। व्हाट इज पी एंड क्यू, व्हाट इज पी एंड क्यू? पी एंड क्यू क्या है बेटा, यहाँ पे कौन से वेक्टर है, डायगोनल वेक्टर्स, वेरी गुड। ये एडजेसेंट साइड्स नहीं है, तो मतलब अगर मैं आपको अभी बेटा आपको मैं एक पैरेललोग्राम दे दूंगा, उसके एडजेसेंट साइड्स दूंगा, मैं बोलूंगा बट और थीटा भी दूंगा, और मैं बताऊंगा बेटा बताओ इसका बताओ एरिया, आप निकाल सकते हो। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या करोगे, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। बट अगर मैं उसी पैरेललोग्राम के आपको डायगोनल वेक्टर्स दे दूंगा, तो मैं पूछूंगा पी एंड, मैं पूछूंगा एरिया निकालो, तो उस टाइम आप क्या करोगे, हाफ पी क्रॉस क्यू। दोनों फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए, ये बोलना नहीं है। दूसरी कौन सी फॉर्मूला, इफ पी एंड क्यू आर डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, देन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसके बराबर, हाफ पी क्रॉस क्यू का मैग्नीट्यूड। ओके बेटा, गुड, वेरी गुड। दूसरी एप्लीकेशन होता है बेटा इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। हम क्या निकालते हैं बेटा, एरिया किसका, ट्रायंगल।
एरिया ऑफ ट्रायंगल, बैक करना। ओके बेटा जल्दी कर लो। क्या हुआ? हाँ बेटा वही लगाना है, ए बी साइन थीटा, वही। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट होता है, वेरी गुड, पता है आपको ये चीज। तो देखो अब हम यहाँ पे आएंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब हम यूज करेंगे इसका ही, क्रॉस प्रोडक्ट का ही, कि हम एरिया ऑफ ट्रायंगल भी निकाल सकते हैं। बेटा साइड्स और डायगोनल्स अगर दोनों दे रखे होंगे तो जिसकी मर्जी है उससे कर लो आप, दोनों से तो सेम ही आएगा ना, चाहे आप डायगोनल्स यूज कर लो चाहे एरिया, तो एरिया एरिया ही रहेगा ना। ठीक है बेटा, जैसे आप मर्जी, अगर दोनों दे रखेगा, डायगोनल्स भी देगा, एडजेसेंट साइड्स किसी एक से निकालो, आंसर सेम होगा। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है बेटा जी, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो अगर मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाऊंगा पहले तो, ये है ट्रायंगल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, ठीक है। और यहाँ पे इसकी मान लो ये हाइट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और मान लो बेटा जी ये इसका थीटा है, ये क्या है, थीटा है। और ये मान लो वेक्टर ए है इस साइड, और इसका मैग्नीट्यूड ए है, इस साइड मान लो वेक्टर बी है और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, बी, नो प्रॉब्लम, ये थीटा है। मैं पूछूंगा इसका एरिया। आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल बहुत बार आपने यूज किया होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। क्या मेरी बात क्लियर है? हाफ बेस इंटू हाइट ही करते हो ना बेटा जी, हाफ बेस इंटू हाइट, यस सर सही है। अब देखो हाफ बेस क्या है यहाँ पे बेटा, ए, हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट क्या है बेटा, ये एच, ये एच। अब एच का वैल्यू निकाल सकते हो इस ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में, नाम दे दो इसको कुछ, ओ पी क्यू, ओ पी क्यू ट्रायंगल में बेटा एच निकाल सकते हो? हाँ सर निकाल सकते हैं, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू क्या लिख सकता हूं मैं, साइन थीटा किसके बराबर होता है बेटा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेन्यूस, तो आप लिख सकते हो एच डिवाइड बाई बी। क्या मेरी बात क्लियर है? तो यहां से क्या आएगा बेटा, एच आएगा बी साइन थीटा, एच आएगा बी साइन थीटा। हाँ सर सही है, एच किसके बराबर आया, बी साइन थीटा। इसको पुट करो यहाँ पे तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल मिलेगा। तो मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो आएगा हाफ बेस, बेस क्या लिखोगे बेटा, ए इंटू हाइट, हाइट अभी आपने देखा किसके बराबर, बी साइन थीटा, बी साइन थीटा। मतलब आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल आया हाफ ए बी साइन थीटा। अच्छा बेटा ए बी साइन थीटा की जगह क्या लिख सकते हो आप, ए बी साइन थीटा की जगह क्या लिख सकते हो बेटा जी, ए बी साइन, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, यस वेरी गुड। तो आप लिखोगे हाफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। क्या मेरी बात क्लियर है? ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल आएगा सीधे से, सेम कंसेप्ट है, हाँ सेम है, इसमें क्या अलग है, कुछ नहीं है, बट लिखो, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ ए बी साइन थीटा, व्हाट इज ए बी साइन थीटा, इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, व्हाट इज ए बी साइन थीटा, इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो मैं लिख सकता हूं हाफ ए क्रॉस बी। तो आपको क्वेश्चन आएगा, ट्रायंगल के दो साइड देगा और आपको पूछेगा बताओ इनके बीच में, बताओ एरिया ऑफ द ट्रायंगल, तो आप कर लेना हाफ ए क्रॉस बी, फॉर्मूला याद होनी चाहिए, अगर याद नहीं रहेगी तो गलत हो जाएगा। हाफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, हाफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है बेटा, ठीक है। तो दोनों आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पूछ सकता है, आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछ सकता है, तो आप दोनों कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या किसी को दिक्कत लग रही है इसमें, फिर से बोलो, मैं फिर रिपीट करूंगा, बोलो किसी को प्रॉब्लम है क्या? नो, नो प्रॉब्लम, चलो हो गया फिर बेटा, कोई दिक्कत नहीं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो, तो आपके पास बेटा फॉर्मूला याद होनी चाहिए। चलो बताओ मेरे साथ, बताओ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगर बेटा उसके डायगोनल्स दे रखे होंगे, हाफ ए पी क्रॉस क्यू, हाफ पी क्रॉस क्यू का मैग्नीट्यूड, हाफ पी क्रॉस क्यू का मैग्नीट्यूड, यस। और इसके बाद और एक कौन सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या, हाफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। चलो सर याद हो गए हमें साथ में ही, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बेटा वो तो बस ए बी वी क्यू मैंने जो यहाँ लिया उसी के अकॉर्डिंग बोला, आप पी को टी मान लो, एक्स मान लो,
जो भी आपकी मर्जी, वो तो आपके डिपेंड कर रहा है ना। ठीक है, देखो कौन से क्वेश्चन पूछ रहे हो बेटा आप ना। अच्छा सर पी क्रॉस क्यू थोड़ी है, कोई लिखेगा ए क्रॉस बी भी। एक बार बैक कर दो, फिर मैं पीडीएफ भी भेजता हूँ बेटा, कहीं पे आपको लगेगा कि यहाँ पे मेरे से नहीं हुआ, थोड़ी जगह छोड़ दो बेटा, वहां पे पीडीएफ मिलेगा ही, फिर आपको पीडीएफ तो मिलती है। ठीक है, फिर उसको वहां पे कर लें। हो गया, स्क्रीनशॉट ले ले फिर। लास्ट स्टेप में साइन थीटा बता बेटा, ट्रायंगल में साइन थीटा निकालना है। ये ट्रायंगल है ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, इसमें साइन थीटा निकालना है। 10th में बहुत बार किया होगा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ये वाला देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये ट्रायंगल जो है ये, तो आपने क्या किया, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, एच बाई बी, क्योंकि परपेंडिकुलर एच है, ये बी। ठीक है, और यहाँ पे हाफ मैंने ऐसे ही रखा, ए बी साइन थीटा को मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी लिखा, क्योंकि ए क्रॉस बी होता है, इसका मैग्नीट्यूड होता है ए बी साइन थीटा। ठीक है, तो ये हो गए, चलो ठीक है। अब बेटा एक बात करो, मैं अब क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करूंगा। ठीक है बेटा, यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे हम, और इधर हम लिखेंगे डॉट प्रोडक्ट, ताकि आपको सारे चीज रिपीट वापस हो जाएंगे। ठीक है, इधर लिखेंगे हम क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, आप खुद देखो, आप खुद बोलोगे सारी चीज। ये थीटा, ये वेक्टर ए, इसका मैग्नीट्यूड ए, ये वेक्टर बी, इसका मैग्नीट्यूड बी, कोई दिक्कत नहीं। चलो बेटा बताओ, बताओ ए डॉट बी, ए डॉट बी बोलो बेटा, ए बी कॉस थीटा। क्या मेरी बात क्लियर है? ए बी कॉस थीटा, वेरी गुड। क्या बेटा मैं लिख सकता हूं ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए? क्या ये मैं लिख सकता हूं? क्योंकि कॉम्पिटेटिव है, ए बी कॉस थीटा और बी ए कॉस थीटा एक ही बात है। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं ए प्लस, सॉरी डॉट डिस्ट्रीब्यूटिव वाला, ए डॉट बी प्लस सी? क्या मैं इसको बेटा ऐसे लिख सकता हूं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर? डिस्ट्रीब्यूटिव है ये कि नहीं? हाँ सर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हो गए। अच्छा बेटा, उसके बाद क्या किया था हमने? प्रोजेक्शन पता है ना, याद है ना प्रोजेक्शन? इससे अगर प्रोजेक्शन गिराना है तो ये वाला, इससे अगर गिराना है तो ये वाला। ठीक है, परपेंडिकुलर गिराना है फ्रॉम द टिप ऑफ दिस वेक्टर। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसका देखूं तो आप खुद बोलना, बी ऑन ए, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए क्या होता है बेटा? बोलो, आप बोलोगे, आप बोलोगे, कंपोनेंट बोलो, जो भी बोलना है। वेक्टर बी और ए कैप अलोंग ए है ना बेटा, तो ए कैप ये हो गया, ये। फिर मैंने ये भी बोला था, अगर इसको वेक्टर बनाना है बेटा तो आप क्या करोगे? अगर इसको वेक्टर बनाना है तो आपको यहाँ पे इसको क्या करना पड़ेगा? डायरेक्शन देनी पड़ेगी। तो आप वेक्टर कैसे बनाओगे? इसको डायरेक्शन दे दो, दे दो डायरेक्शन बेटा, ए कैप दे दो, इनटू कर लो ए कैप। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या ये बात सबको क्लियर है बेटा जी? सिमिलरली अगर आपको बेटा ए प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी निकालना हो तो निकाल सकती हो। हाँ सर निकाल सकती हो। ठीक है बेटा, ये कराया है हमने, है ना। आप इसको भी रिपीट करोगे फिर तो आपकी प्रोजेक्शन लेंथ कहाँ समझ आई होगी। प्रोजेक्शन लेंथ होती है बेटा, जैसे ये वेक्टर ए है, बी पे गिरानी है, या बी की ए पे गिरानी है। ये वेक्टर बी है तो इसकी प्रोजेक्शन लेंथ यहाँ से परपेंडिकुलर गिराओ, जो ये वाली लेंथ होगी इसको बोलेंगे प्रोजेक्शन लेंथ ऑफ बी ऑन ए। और ये किसके बराबर होता है? बी डॉट ए कैप, बी डॉट ए कैप। अब इस ये तो वेक्टर है नहीं, इसको वेक्टर बनाने के लिए ए कैप, आप अगर यहाँ पे आप देखोगे, इसको अगर मैं वेक्टर बनाऊंगा ये इस वाले को, तो मैं इसको डायरेक्शन दे दूंगा ए कैप की, मतलब ए की डायरेक्शन दे दूंगा, मतलब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा ए कैप से, तो बी ए आ गया। अगर मैं वेक्टर में देखूंगा बी डॉट ए कैप टू
ए कैप, ठीक है। तो ये ऐसा आप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद और भी इसमें बेटा आपने क्या किया था वो यहां पे लिखूंगा मैं। बताओ बेटा, ए डॉट ए अगर होगा तो किसके बराबर आएगा? आप बोलोगे, आप बोलोगे जल्दी, बताओ जल्दी, ए डॉट ए बताओ। ए ए अरे ए डॉट ए है, ए स्क्वायर, वेरी गुड। ऐसे ही अगर बी डॉट बी तो बी स्क्वायर, सी डॉट सी तो सी स्क्वायर, ये आपको याद रखना पड़ेगा। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, रखेंगे याद, क्या प्रॉब्लम है। अच्छा बेटा ये एक, अच्छा अगर मैं बोलूंगा आई डॉट आई कैप डॉट आई कैप, बोलो जल्दी, बोलो जल्दी जल्दी, वन आएगा क्योंकि वन स्क्वायर तो वन ही होता है। सिमिलरली जे डॉट जे, के डॉट के भी आएगा। हाँ, आई आई डॉट जे अगर आई कैप डॉट जे कैप, वो कितना आएगा बेटा जल्दी बोलो? जीरो आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये चीज हमने देखा था। सिमिलरली आप देख सकते हो जे डॉट के डॉट आई, तो कोई भी हो वो जीरो होंगे क्योंकि आई कैप जे कैप के कैप आपस में क्या होते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अगर ये परपेंडिकुलर होते हैं तो ये मैंने आपको बताया था, दिस मैग्नीट्यूड ऑफ इसका मैग्नीट्यूड इंटू इसका मैग्नीट्यूड इंटू कॉस 90, कॉस 90 कितना हो जाता है बेटा? ठीक है, ये बेटा नोट कर लो आप, अगर आपको अच्छा लगेगा, नहीं तो मत कर लो। वैसे नोट करने के लायक है क्योंकि इसमें सारे पॉइंट्स आपको मेंशन है, ठीक है। चलो अब क्रॉस प्रोडक्ट पे आएंगे। मान लो ये वेक्टर ए, इसका मैग्नीट्यूड ए, ये वेक्टर बी, इसका मैग्नीट्यूड बी, और ये थीटा, ठीक है। ठीक है बेटा, चलो आ जाओ ए क्रॉस बी पे आ जाओ। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी क्या होता है बेटा जी जल्दी बताओ? ए बी साइन थीटा एन कैप, ए बी साइन थीटा एन कैप, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए, बी इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी, एंड एन कैप इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। मतलब उस प्लेन को परपेंडिकुलर है जिस प्लेन में ए और बी लाई करता है। ये या तो आउटसाइड द प्लेन होगा या इनसाइड द प्लेन होगा। और इसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। क्या करते हैं? अपने पाम को एक वेक्टर की डायरेक्शन में रखते हैं और कर्ल करते हैं, और कर्ल करते हैं सेकंड वेक्टर की तरह। थंब जिधर आएगा उधर आपका क्या होता है बेटा? जो आपका ए क्रॉस बी वेक्टर आएगा। क्या मेरी बात क्लियर है ये? हाँ सर ये बात तो क्लियर है, ये तो हो गया, समझ आ गया। इसका आपने अगर देखा होगा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अभी बहुत बार यूज किया बेटा, फिर से मैं लिख रहा हूँ ए बी साइन थीटा, फिर एन कैप नहीं रहेगा। अगर मैंने यहाँ पे मॉड लगाया मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, फिर एन कैप हट जाएगा, डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। अगर यहाँ पे आपने मैग्नीट्यूड लगाया, मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन नहीं, मैग्नीट्यूड तो मैग्नीट्यूड है, ठीक है बेटा। ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बेटा आप ये बताओ, क्या ए क्रॉस बी, क्या ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के बराबर है? आप बोलोगे क्या ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर है? क्या बेटा है ये बराबर? जल्दी बोलो। नहीं है, नो इट इज नॉट इक्वल, इट इज नॉट इक्वल, क्योंकि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन बाहर की तरफ, अगर मैं इस यहाँ की बात करूंगा, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बाहर, बी क्रॉस ए की डायरेक्शन अंदर। डायरेक्शन अगर अलग होगी तो वेक्टर बराबर नहीं कह सकते हैं, ठीक है। वेक्टर में बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन सेम होना चाहिए, जबकि इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। जबकि बेटा आपको पता है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है? बी क्रॉस ए का, बट मैग्नीट्यूड तो सेम है, डायरेक्शन सेम नहीं है, तो ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ठीक है। अच्छा बेटा तो इसका मतलब है इट इज नॉट कॉम्यूटेटिव बट इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। मैं लिख सकता हूं ए क्रॉस बी प्लस सी, ए क्रॉस बी प्लस सी, ये आएगा बेटा ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव है, ठीक है बेटा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये पॉइंट लिखला, डिस्ट्रीब्यूटिव भी है ये, क्रॉस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है। ए क्रॉस बी प्लस सी आप लिख सकते हो ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ठीक है। ठीक है वेरी गुड, तो ये पॉइंट भी आप लिख लो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद बेटा आपको एप्लीकेशंस अभी अभी लिखाए हैं, वो मैं नहीं लिखूंगा इसमें। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। पैरेललोग्राम में दो फॉर्मूला आप याद रखोगे, अगर आपको एडजेसेंट साइड्स दे रखे हैं तो अलग, अगर आपको डायगोनल्स दे रखे हैं तो अलग, ठीक है, वो दोनों याद रखना। अच्छा इसके बाद आएगा आई क्रॉस, अगर मैं बेटा बोलूंगा व्हाट इज ए क्रॉस ए, बोलो जल्दी बोलो, ए क्रॉस ए कितना आएगा? साइन जीरो कितना होता है? जीरो, तो नल वेक्टर आएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? ए क्रॉस ए जीरो आएगा कि नहीं? कॉम्यूटेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या अंतर? बेटा कॉम्यूटेटिव यही होता है, ए क्रॉस बी अगर बी क्रॉस ए के बराबर होगा उसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर आप बोलोगे ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, उसको बोलते हैं बेटा
कॉम्यूटेटिव, ये आपने पढ़ा होगा 8th से 7th क्लास में कि एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, सब्ट्रैक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव, वही वही है ये। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को सॉल्व क्वेश्चनों में आपको समझ आएगा कैसे यूज करेंगे। अभी बस ये याद रखो कि हम यूज कर सकते हैं, इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। अगर मुझे ए क्रॉस बी प्लस सी आएगा तो मैं कर सकता हूं ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, लेकिन ध्यान देना है ए क्रॉस बी ए क्रॉस सी ही लिखना है, क्योंकि आप नहीं लिख सकते ए क्रॉस सी को सी क्रॉस ए, ये नहीं लिख सकते हो आप, क्योंकि ए क्रॉस सी इज नॉट इक्वल टू सी क्रॉस ए। मेरी बात क्लियर है? हाँ, तो ए क्रॉस ए किसके बराबर? नल वेक्टर के बराबर। ठीक है सर। अच्छा, अगर मैं बोलूंगा व्हाट इज आई क्रॉस आई, आई क्रॉस आई भी किसके बराबर आएगा? आई क्रॉस आई जीरो, नल वेक्टर। वेरी गुड, नल वेक्टर क्यों आएगा? क्योंकि इनके बीच में भी एंगल कितना है? जीरो। साइन जीरो कितना होता है? जीरो। इसमें साइन आता है बेटा, इसलिए जीरो आ जाता है। ठीक है। सिमिलरली जे क्रॉस जे भी जीरो, के क्रॉस के भी जीरो। और आपको और एक वो भी आपने देखा था, आई क्रॉस जे अगर करोगे तो कितना आता है बेटा? के क्रॉस आता है। सिमिलरली जे क्रॉस के करेगा तो कितना आएगा? आई आएगा। ठीक है, आई क्रॉस जे आएगा के, वो याद है? ओके सर, वेरी गुड। तो ऐसे ये चीज आपको सारे के सारे याद होनी चाहिए। दिस इज डॉट प्रोडक्ट, दिस इज क्रॉस प्रोडक्ट। यही बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं, जो आपको क्लियर होने चाहिए। याद नहीं रखोगे, रटना नहीं है कोई भी चीज, ये आपको क्लियर होना चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए माइंड में। ठीक है। हाँ बेटा, वो वाली ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक आप यूज करोगे, उससे आपको आ जाएगा। वैसे शॉर्ट ट्रिक क्या है, आप एक बार अपने राइट हैंड थंब रूल को काम ले लो एक बार, है ना, आप इसको यूज करो कि कैसे निकालते हैं, क्योंकि बहुत आगे भी यूज आता है ये। उस टाइम फिर बोलोगे सर कैसे क्या हुआ ये, ठीक है ना, वहां पे भी आपको राइट हैंड थंब रूल आना चाहिए। ठीक है। ए क्रॉस ए जीरो कैसे आया बेटा? ए क्रॉस ए कर लो, क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए साइन जीरो। साइन जीरो का वैल्यू क्या है? साइन जीरो का वैल्यू जीरो है बेटा। जीरो से मल्टीप्लाई करोगे ए को, किसी को भी तो जीरो आएगा ना वैभव? वैभव बेटा जीरो ही तो आएगा, किसी को जीरो से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आएगा? जीरो आएगा ना। तो बस ठीक है, चलो। तो ये बात आपको समझ आ गई, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे और एक टॉपिक की तरफ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। लिखो। चाहिए चाहिए बेटा, वेक्टर में अभी 2 लेक्चर और लगेंगे, 2 या 3 मान लो मैक्सिमम, अगर हम क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, हो गया। बेटा ये इंपॉर्टेंट है, वेक्टर है एक चैप्टर तो लेता है ये 10 12 13 लेक्चर। ऑफलाइन में भी बेटा ये इतने लेक्चर लेता है, ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है वेक्टर। चलो आ जाओ, देखो अब और एक टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ध्यान से देख लेना। किसी ने खाना अगर ज्यादा खाया ना बेटा, तो उसको ये समझ नहीं आएगा, खाना कम खाना था। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर समझने के लिए अच्छा शार्प माइंड चाहिए। ठीक है, मतलब एक एक्टिव माइंड, वो तो है आपके पास, बट अगर आपने की नींद आ गई ना, कई बच्चों को तो नींद आती है खाना खा के, अरे सर हमें तो बहुत नींद आ गई, क्या कर रहे हो? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, खाया है नहीं खाना बेटा? खाना खाना चाहिए, ऐसा नहीं है कि खाना ही नहीं खाओगे, है ना। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, चलो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर देखो बेटा, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, जरा एक बार इसको ओवरव्यू करें। हमने पहले पढ़ा था वेक्टर क्या होता है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कितने कितने टाइप्स होते हैं, कैसे होता है, क्या होता है, ये क्यों पढ़ते हैं, ये हमने देखा था। फिर उसके बाद हमने वेक्टर एडिशन, मतलब ये तो एक अलजेब्रा ही है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन देखा था, और फिर हमने देखा वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में हमने क्या देखा था? 2 वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट। सारी चीज हमने अभी तक कर ली है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब अगर मैं अभी आपको 2 वेक्टर दे दूंगा, उनके बीच में एंगल दे दूंगा, मैं बोलूंगा इनको डॉट प्रोडक्ट करो तो आप कर सकते हो। अगर 2 वेक्टर दे दूंगा, उनके बीच में एंगल दे दूंगा, मैं बोलूंगा इनको सब्ट्रैक्ट करो तो आप कर सकते हो, मैग्नीट्यूड निकालो और डायरेक्शन निकालो। ऐसे अगर मैं आपको बोलूंगा इनको 2 वेक्टर है, उनको क्रॉस
क्रॉस प्रोडक्ट करो, उनके बीच में एंगल दे दूंगा, मैग्नीट्यूड दे दूंगा, तो आप क्रॉस प्रोडक्ट भी कर सकते हो। मतलब ये चीज आपने सीख लिया। जैसे आप एडिशन सीखते हो, सब्ट्रैक्शन सीखते हो, मल्टीप्लिकेशन सीखते हो, वैसे ही आपने भी सीख लिया। बट यहाँ पे एक टॉपिक आता है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अगर आप ध्यान से देखोगे, जिस बच्चे को ये क्या कहते हैं, प्रोजेक्शन लेंथ समझ आ गया, जिस बच्चे को प्रोजेक्शन लेंथ में कोई दिक्कत नहीं है, उसको तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। और जिसको वो समझ नहीं आया, वो एक बार और कोशिश कर लो ये समझने की, ठीक है बेटा। और अगर ये समझ आ गया तो अच्छी बात है, नहीं भी आएगा तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी मैं लास्ट में बताऊंगा आपको याद क्या रखें, ठीक है। चलो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पे आ जाएंगे। अभी देखो, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में दो तरीके से हम पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर ऑन प्लेन, और एक पढ़ेंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन स्पेस। इन स्पेस, स्पेस का मतलब है 3D में, प्लेन का मतलब होता है 2D। जैसे बोर्ड है, बोर्ड क्या है बेटा, ये 2 डायमेंशनल है, मतलब 3 डायमेंशन में इसमें शो नहीं कर सकता, इसमें एक्स और वाई शो कर सकते हैं। बोर्ड में बेटा एक्स और वाई शो कर सकते हैं। अगर मैं जेड देखूं तो जेड बाहर की तरफ है, वो मैं बोर्ड पे नहीं बना सकता हूँ, वो तो 3D हो गया। फिर 3D मतलब आपको समझ आ रहा है ना। 2D मतलब प्लेन सरफेस बेटा, प्लेन का मतलब जिसमें दो एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। और अगर आप जेड एक्सिस देखोगे तो वो बाहर होती है, वो तो 3D में आ गए। तो 3D के लिए अलग है, इन स्पेस हम अलग पढ़ेंगे रेजोल्यूशन, और अभी हम पढ़ेंगे प्लेन में रेजोल्यूशन। मतलब हम वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे ऑन प्लेन। और प्लेन की बात क्या होती है, प्लेन थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा इमेजिनेशन नहीं करनी पड़ती है। क्या नहीं करनी पड़ती है, इमेजिनेशन। जैसे अगर अभी मैं 3D में करा दूंगा तो मैं आपको बोलूंगा एक पॉइंट ये है, ये पॉइंट है, तो आपको वो समझना पड़ेगा ये पॉइंट यहाँ पे कहाँ पे है, ठीक है बेटा। तो वो चीज आपको फिर अंडरस्टैंड। तो अभी हम पहले पढ़ेंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर ऑन प्लेन, ठीक है। हाँ सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बेटा जी देखो, सुनो, इसको पॉज, ये एक्स एक्सिस है और ये कौन सी है बेटा, ये आपको पता है सबको। इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं, ये सबको पता है ना बेटा जी। बेटा ये सबको आता है। हाँ अच्छा बेटा, इधर कौन सा यूनिट वेक्टर हम यूज करते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ कौन सा यूनिट वेक्टर हम यूज करेंगे बेटा जी, आई कैप। आई कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है बेटा। और अगर माइनस आई की बात करोगे तो ये इधर, ठीक है। और इधर अगर आप देखोगे तो जे कैप, और इधर अगर आप देखोगे तो माइनस जे कैप। क्या मेरी बात क्लियर है? डायरेक्शन सबको समझ आ गई, किधर कौन सी डायरेक्शन लगानी है। एक्स एक्सिस में आई कैप, माइनस में नेगेटिव एक्स एक्सिस में माइनस आई कैप। क्योंकि ये अगर पॉजिटिव डायरेक्शन, मैंने आपको पहले ही दिन बोला वेक्टर में पॉजिटिव नेगेटिव क्या बोलता है, डायरेक्शन बोलता है। अगर ये पॉजिटिव है तो ये डायरेक्शन अगर आपने पॉजिटिव मान ली तो ये क्या मानोगे, नेगेटिव। ये अगर आपने पॉजिटिव मान ली तो ये क्या मानोगे बेटा जी, नेगेटिव मान लिया, ठीक है। और इनको क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। ये हम डिटेल में और भी पढ़ेंगे फिर क्वाड्रेंट वगैरह क्या है क्या नहीं। अभी हम रेजोल्यूशन पे आएंगे, ठीक है बेटा। चलो कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर यहां तक कोई दिक्कत नहीं। सर प्लीज स्पीक सम लाउड, मतलब आवाज नहीं आ रही आपको? बेटा जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ ना, मुझे बच्चे बोल रहे हैं सर धीरे धीरे पढ़ाओ, है ना, इतना तेज पढ़ाता हूँ मैं, और आप कह रहे हो सर। हाँ, रियलिटी में बच्चे कहते हैं मुझे कि सर थोड़ा आराम से पढ़ाओ। जो लास्ट में कॉर्नर में बैठता है वो भी कहता है। मैं माइक यूज नहीं करता हूँ, जब आप ऑफलाइन में आओगे ना, मैं माइक यूज नहीं करता हूँ, विदाउट माइक पढ़ाता हूँ मैं बेटा। एंड तक आती है सबको आवाज, ठीक है। चलो, आई कैप जे कैप माइनस आई कैप माइनस जे कैप, कोई दिक्कत नहीं है। हम अभी पढ़ेंगे बेटा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर ऑन प्लेन, ठीक है। एक बात मैं बताऊंगा, ये रेजोल्यूशन क्यों करेंगे हम। रेजोल्यूशन का मतलब है वही बेटा, प्रोजेक्शन बोलो आप इसको, कंपोनेंट बोलो आपको इसको, इसमें एक ही मतलब होता है। इसको बेटा आप ये भी बोल सकते हो प्रोजेक्शन, है ना। और कभी कभी आप इसको बोलोगे बेटा कंपोनेंट भी। तो आपको डरने की बात नहीं है, आपको डरना नहीं है। चाहे वहां प्रोजेक्शन लिखा हो, चाहे कंपोनेंट लिखा हो, चाहे रेजोल्यूशन लिखा हो, वो बोलेगा वेक्टर ए को रिजॉल्व करो, या बोलेगा वेक्टर ए के कंपोनेंट निकालो, या बोलेगा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर निकालो। तो एक ही बात होती है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या मेरी बात क्लियर है? कभी कभी क्वेश्चन में मिलेगा वेक्टर को रिजॉल्व करो, तो परेशान नहीं होना, रिजॉल्व भी आता है। कभी कभी पूछेगा प्रोजेक्शन निकालो,
आता है हमें। कभी कभी पूछेगा कंपोनेंट निकालो, आता है हमें, सब कुछ आता है। ठीक है, ठीक है। अब आपने, अगर आपको याद होगा प्रोजेक्शन तो आपने कर लिया, तो ये तो हाफ क्वेश्चन तो वैसे ही हो गया। मान लो आपके पास बेटा कोई वेक्टर ये है, आपके पास ये वेक्टर है, ठीक है, मान लिया, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ये इस वेक्टर को बेटा मैं वेक्टर ए नाम दे दूंगा और इसका मैग्नीट्यूड ए मानेंगे। ठीक है बेटा जी, इसमें किसी को दिक्कत? आराम से बता रहा हूं मैं सब कुछ, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली बेटा। क्या ये बात सबको क्लियर है? ये वेक्टर ए है और इसका मैग्नीट्यूड कितना है? ए है। यस सर, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। अब देखो बेटा जी, वही प्रोजेक्शन लेंगे कैसे, इसके टिप से परपेंडिकुलर को लगाओ। मैं बोलूंगा इसका प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे निकालो, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन एक्स एक्सिस। अभी इससे पहले हम क्या करते थे, देखो मैं वो भी आपको बता दूंगा, यहाँ पे बता दूंगा। इससे पहले हम ऐसा करते थे, ये वेक्टर ए था, इसका मैग्नीट्यूड ए, ये वेक्टर बी, इसका मैग्नीट्यूड बी, और ये इनके बीच में थीटा। जब मैं आपको बोल रहा था ना बेटा बी का मैग्नीट्यूड ए पे निकाल दो, तो आप करते क्या थे, देखो आप क्या करते थे, यहां से परपेंडिकुलर गिराते थे, गिरा दिया। अरे बेटा सही है ना, यही करते थे ना प्रोजेक्शन लेंथ में। तो ये होता, ये था, ये 90 होता है, और ये वाली जो लेंथ है इसको बोलते थे प्रोजेक्शन लेंथ। तो इसी को आप नाम देते थे प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। क्या मेरी बात क्लियर है? प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। क्या मेरी बात क्लियर है? ये सबको क्लियर है बेटा? प्रोजेक्शन लेंथ जो हमने स्केलर प्रोडक्ट की फिजिकल सिग्निफिकेंस में पढ़ा था, हाँ या ना तो लिखना पड़ेगा। प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। चलो आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, अब आ जाओ। अब यहाँ पे अगर मैं बोलूंगा ए को निकालो प्रोजेक्शन ऑन एक्स, यहाँ पे बी नहीं है, वहां सॉरी, यहाँ बी और ए पे था, यहाँ पे ए नहीं है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे यही ए है, कुछ भी हो सकता है। जैसे आप, अगर मैं बोलूंगा इसका प्रोजेक्शन इस पे निकालो, तो आप क्या करते थे, आप इससे परपेंडिकुलर ये कर देते, और फिर ये वाली जो लेंथ बनती थी इसको आप बोलते थे प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। क्या मेरी बात क्लियर है? तो किस पे गिराना है ये तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको देखना है किसको किस पे गिराना है। तो अगर इसकी प्रोजेक्शन ऑन दिस, तो क्या मैं इस वाली, ये वाली लेंथ बनेगी कि नहीं, पहले हाँ या ना लिखो। इज दिस प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन एक्स? इज दिस प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन एक्स? इज दिस प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन एक्स? हाँ या ना तो बोलना पड़ेगा बेटा, क्योंकि ये सबको समझ आना चाहिए, क्योंकि अगर ये समझ नहीं आएगा ना दिक्कत हो जाएगी, है ना। ठीक है, ओके। तो ये आपका ए एक्स नाम दे दूं क्या इसको, क्योंकि मैं देखो यहाँ पे मैं बोलता था बी ए, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, तो यहाँ पे मैंने बोला प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन एक्स, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन एक्स। क्या मेरी बात क्लियर है? प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन एक्स क्लियर है कि नहीं है, हाँ या ना लिखो बस। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन एक्स बेटा क्लियर है? यस, चलो बेटा वेरी गुड। अब अगर मैं बोलूंगा बेटा इसी ए का प्रोजेक्शन वाई पे निकालो, कोई दिक्कत नहीं सर, हम क्या करेंगे, इसके टिप से सीधे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और जो ये यहाँ पे ये 90 बनाता है यहाँ पे, और जो यहाँ पे ये लेंथ होगी यही होगी प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन वाई। क्या मैं इसको ए वाई लिख सकता हूँ? प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन वाई, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ ए वाई? बोर्ड क्लियर नहीं है सर? बेटा हो जाता है कभी कभी, नेट में प्रॉब्लम होती है, वो देख लो आप, है ना, बाद में आपको पीडीएफ भी मिलेगी। समझ नहीं आया? ये आपको क्लियर है बेटा? ये आपको क्लियर है? बहुत इजी है ये। चलो ये कह रहे हो आप ये बहुत इजी है बेटा, यही ये कौन सा टफ है फिर? यहाँ तो वहां आपने इस वेक्टर का प्रोजेक्शन इस पे निकाला और इस वेक्टर का इस पे प्रोजेक्शन निकाला। यहां पे भी मैंने क्या किया, यही वेक्टर है, इसका प्रोजेक्शन इस पे निकाला तो ए एक्स लिखा, क्योंकि ए एक्स, व्हाट इज ए एक्स? प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन एक्स। और अगर इसी वेक्टर को मैं बोलूंगा इस पे प्रोजेक्शन निकालो, तो आप क्या करोगे, यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करोगे, जो ये लेंथ बनेगी दैट इज द प्रोजेक्शन लेंथ ऑफ ए ऑन वाई एक्सिस। तो इसको लिखा मैंने ए वाई, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे इसलिए ए एक्स लिखा, क्योंकि ये वाई एक्सिस पे इसलिए इसको ए वाई नाम दिया। ठीक है,
ये बात सही है। तो ये ax है, ये ay है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको याद होगा जब मैंने आपको बोला था ये ba जो है ये किसके बराबर होता है, b वेक्टर डॉट a कैप। क्या ये याद है आपको? मैं साथ साथ में आपको ये भी याद करा रहा हूं। नथिंग विजिबल। इतनी प्रॉब्लम हो रही है क्या? दिख नहीं रहा है बेटा? दिख रहा है बेटा, आपकी साइड से कोई दिक्कत होगी, सबको दिख रहा है। ओके बेटा, ठीक है ठीक है। बी ए प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, क्या इसको मैं बी वेक्टर डॉट ए कैप लिख सकता हूं? क्या मेरी बात क्लियर है? ओके। अच्छा बेटा, अगर मैं बोलूंगा ए एक्स को क्या लिख सकता हूं, आप बोलोगे, मैं नहीं बोलूंगा, बताओ क्या लिख सकता हूं इसको? ए एक्स को क्या लिख सकता हूं? हाँ बेटा, थोड़ा ब्लर है, दिख रहा है। बताओ ए एक्स को क्या लिख सकते हैं? आप बोलोगे ए एक्स को क्या लिखूंगा मैं? ए वेक्टर डॉट आई कैप होता है बेटा, आई कैप। वेरी गुड, ए वेक्टर डॉट आई कैप, क्या बात है। ए वेक्टर डॉट आई कैप। बेटा यहाँ पे बी वेक्टर जो वेक्टर था जिसका प्रोजेक्शन निकालना है उससे डॉट कर लो, उसके यूनिट वेक्टर से, तो डॉट ए कैप। यहाँ पे ए कैप यूनिट वेक्टर ऑफ ए। बट यहाँ पे आपको एक्स एक्सिस में पता है कौन सा यूनिट वेक्टर होता है, कौन सा होता है? आई कैप होता है। तो आपने लिखा ए एक्स आगे ए वेक्टर डॉट आई कैप। अच्छा बेटा, ए वाई बताओ, आप ही बोलोगे, मैं नहीं बोलूंगा। ए वाई बोलो, ए वाई बोलो, जल्दी जल्दी। ए डॉट बेटा, ए डॉट जे कैप। वेरी गुड, ए डॉट जे कैप। यूनिट वेक्टर से डॉट करना होता है उस वेक्टर का। अब यहाँ पे यूनिट वेक्टर ए कैप था, बट यहाँ पे यूनिट वेक्टर आई कैप हमें पता है। अलोंग एक्स एक्सिस आई कैप होता है, अलोंग वाई एक्सिस जे कैप होता है। तो मैंने ए एक्स लिखा ए वेक्टर डॉट आई कैप, ए वाई लिखा ए वेक्टर डॉट जे कैप। ठीक है, हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बेटा, ये ए एक्स जो है ये यहां से यहां है, इसको अगर मैं वेक्टर बनाऊं तो मैं क्या करता हूं, इसको याद है आपको? देखो यहाँ पे अगर मैं इस बी ए को वेक्टर बनाऊंगा, बात सुन लेना आराम से, इसको मैं बी डॉट ए इंटू ए कैप से करता था कि नहीं करता था, आप बोलोगे? ये याद है जब मैंने बोला था बेटा इसको वेक्टर भी बना सकते हो आप? कैसे? आप सीधे इसको डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि ये वेक्टर नहीं है। बी वेक्टर डॉट ए कैप स्केलर देगा, ये लेंथ है, प्रोजेक्शन लेंथ की बात कर रहा था मैं, जैसे ये यहां से प्रोजेक्शन लेंथ है। अब अगर मैंने इस प्रोजेक्शन लेंथ को बेटा ये जो है ना इसको डायरेक्शन दे दिया, तो क्या मैं इसको ए एक्स आई कैप लिख सकता हूं? और अगर मैं इसको ये वाली जो है इसको भी डायरेक्शन दे दूं, क्या मैं इसको ए वाई जे कैप लिख सकता हूं? इसको ए एक्स ये रहा, इसको अगर मैं डायरेक्शन दे दूंगा तो आई कैप से मल्टीप्लाई। इसको ए वाई है, यहां से यहां लेंथ है, इसको मैं अगर डायरेक्शन दे दूं तो मैंने जे कैप से इसको मल्टीप्लाई किया। तो ए एक्स आई कैप इज द वेक्टर, इज द प्रोजेक्शन वेक्टर, एंड ए वाई जे कैप इज दिस प्रोजेक्शन वेक्टर। क्या मेरी बात क्लियर है? ओके, ये मैंने बेटा यहाँ पे शो करा है, इसलिए मैंने इस पे थोड़ा ध्यान दिया था उस टाइम। इसको समझो बेटा, मैं आपको ऑल्टरनेट यहाँ पे भी समझा रहा हूँ, ठीक है? अगर आपको यहाँ पे क्लियर है तो यहाँ पे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। हाँ सर, अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ गया समझ, ठीक है। अच्छा बेटा, एक बात बताओ, अब आ जाओ, ये क्या ये पैरेललोग्राम बन गया? अगर इसको मैं नाम दे दूंगा ओ पी क्यू आर, क्या ओ पी क्यू आर पैरेललोग्राम बन गया? क्या ओ पी क्यू आर पैरेललोग्राम बन गया? क्या ए एक्स आई कैप ये वेक्टर है? क्या ए वाई जे कैप ये वेक्टर है? और क्या इनका रिजल्टेंट ए वेक्टर है? हाँ सर, तो इसका मतलब है बाई पैरेललोग्राम लॉ, बाई पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, बाई पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मैं ऐसा लिख सकता हूं बेटा, मैं रिपीट भी करूंगा, एक सेकंड रुक जाओ। बाई पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग मैं बेटा वेक्टर ए को क्या लिख सकता हूं, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। क्या मेरी बात क्लियर है? ये कैसे लिखा मैंने, ये आपको समझ आ गया? अरे पैरेललोग्राम ही तो बना, ओ पी क्यू आर इज पैरेललोग्राम, ये और ये एडजेसेंट साइड, ये इनके बीच का डायगोनल। तो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप इज इक्वल टू ए। रिजल्टेंट यही तो देता है, जैसे आपके दो एडजेसेंट साइड से रिजल्टेंट लिखते हो ना, ए प्लस बी, वही तो किया है। क्लियर है सर? मतलब ये एक्स आई कैप ए वाई जे कैप क्यों बना, ये आपको समझना था। मैं फिर से समझाऊंगा, पहले ये बताओ ये यहां तक हो गया, ठीक है? अगर बेटा मैं इसका मैग्नीट्यूड बोलूंगा निकालो, तो आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकती हो, यहां पे ही निकालो मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑफ ए बताओ बेटा जी, निकाल सकते हो मैग्नीट्यूड?
बेटा इस ये वेक्टर और ये वेक्टर इन दोनों वेक्टरों का रिजल्टेंट ये है और आपको ये मैग्नीट्यूड निकालना है। ये निकाल सकते हो आप। कैसे आएगा ये, कैसे आएगा ये? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, वही तो आता है पैरेललोग्राम में रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। बट बेटा यहाँ पे थीटा कितना है इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच में? 90 डिग्री। कितना है? 90 डिग्री। तो आप लिख सकते हो अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 दैट इज 0 प्लस 0, क्योंकि थीटा यहाँ पे 90 है बेटा, ये वेक्टर और ये वेक्टर। अरे बेटा पैरेललोग्राम देखो, अगर मैं आपको ऐसे पैरेललोग्राम बना के दे दूंगा ऐसे, रुक जाओ, मैं आपको यहाँ पे एक पैरेललोग्राम दे दूंगा ये, ठीक है, ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, और मैं इस पैरेललोग्राम में आपको ये वाला साइड दे दूंगा, ये है ए एक्स आई कैप और ये वाला साइड है ए वाई जे कैप, ए वाई जे कैप, और ये इनकी डायगोनल है। यही तो रिजल्टेंट होती है बेटा। अगर ये रिजल्टेंट आप देखोगे दिस प्लस दिस आएगा, हाँ या ना? तो यही मैंने लिखा है, वेक्टर ए जो है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। अब इसका रिजल्टेंट निकालो। रिजल्टेंट होता है वही मैग्नीट्यूड, सॉरी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बट यहाँ पे इनके बीच में ये जो पैरेललोग्राम है ना, इसमें 90 डिग्री एंगल है, ठीक है। तो अगर 90 डिग्री एंगल है तो ये 0 हो जाएगा। तो मतलब आपका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा? ये आएगा अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। ये यहां तक लिखो, फिर मैं समझाऊंगा फिर से। आप लिखो बेटा, मैं समझाऊंगा। मैं इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस करा दूंगा, आपको ये अंडरस्टैंड होएगा, चिंता ना करो, है ना। फिर मैं लास्ट में बता दूंगा, आप फिर ये आपको इजी लगेगा, लेकिन अभी मैंने कंसेप्ट समझाया आपको। हाँ आज डीपीपी मिलेगी बेटा, डीपीपी मिलेगी डेफिनेटली। 15 क्वेश्चन मिलेंगे आपको आज। चलो सुनो, अब सुनो मेरी बात। मैंने बोला बेटा ये वेक्टर ए है, इसको रिजॉल्व करना है। क्या करना है? रिजॉल्व करना है। अब अगर इसको रिजॉल्व करना है, रिजॉल्व का मतलब वही प्रोजेक्शन निकालना है या कंपोनेंट निकालना है, ठीक है बेटा। मैं आपको बोलूंगा ये वेक्टर है ना, इसको एक्स और वाई में कन्वर्ट तोड़ दो, है ना, रिजॉल्व करो, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट इसके निकालो, ठीक है। ये मैंने आपको बोल दिया। तो आपने क्या किया बेटा, ये जो वेक्टर ए है, इस वेक्टर का प्रोजेक्शन इधर निकाल। मैंने बोला वही प्रोजेक्शन ही होता है रिजोल्यूशन, ठीक है। तो आपको रिजोल्व करना है इसमें, आपने इसके प्रोजेक्शन लेंथ निकाली। प्रोजेक्शन लेंथ निकालने के लिए हम इसके टिप से सीधे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, जो नीचे लेंथ बनती है दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्शन लेंथ। अब ये प्रोजेक्शन लेंथ ए एक्स है, यहाँ पे ए एक्स का मतलब प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन एक्स एक्सिस, जैसे यहाँ पे था प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, ठीक है। अब देखो प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए किसके बराबर निकाला था हमने? बी वेक्टर बी डॉट ए कैप, ये हमने निकाला था। तो मैंने वैसे ही वही किया, ए एक्स डायरेक्ट लिखा ए डॉट आई कैप। आई कैप क्यों किया? क्योंकि यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस आई कैप होता है। यहाँ पे यूनिट वेक्टर अलोंग ए एक्सिस ए कैप था, इसलिए हमने ए कैप से डॉट किया था। यहाँ पे हम डॉट करेंगे आई कैप से। सिमिलरली अगर मैं बेटा मैं आपको बोलूंगा इसका कंपोनेंट इस पे निकालो या इसका रिजॉल्व प्रोजेक्शन इस पे निकालो, तो आपने क्या किया, यहां से परपेंडिकुलर गिरा है ये, तो ये वाली आपकी प्रोजेक्शन लेंथ आ गई। आपने ए वाई से इसको डिनोट किया, और ए वाई किसके बराबर है? ए वेक्टर डॉट जे कैप। जे कैप क्यों? क्योंकि आपको पता है डॉट करना होता है उसी वेक्टर से जिस पे गिराओगे उसके यूनिट वेक्टर से। तो इस एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे जो यूनिट वेक्टर है दैट इज जे कैप। वॉइस थोड़ी लो आ रही है, लो आ रही है क्या वॉइस? नो, सही तो है बेटा, आप में दिक्कत है, ठीक है, इट इज ओके, ठीक है बेटा। चलो तो ए एक्स आ गया और ए वाई आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो बेटा, मैंने ये भी बोला था आपको, इस वेक्टर को आप, ये वेक्टर है, ये लेंथ है, मतलब ये मैग्नीट्यूड है, ये इसमें ये वेक्टर नहीं है। तो इसको अगर बेटा आपको वेक्टर बनाना है तो आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यूनिट वेक्टर से, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ए एक्स को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किया तो ये ए एक्स आई कैप ये वेक्टर बन गया, और ए वाई जे कैप ये वेक्टर बन गया, क्योंकि ए एक्स इसकी लेंथ थी यहां से यहां तक, और आई कैप से मल्टीप्लाई किया तो डायरेक्शन मिल गई ये वाली, तो ये ए एक्स आई कैप बन गया। तो ये बन गया ए बाई जे कैप। अब आप देखो पैरेललोग्राम लॉ तो आपको आता है। पैरेललोग्राम लॉ में ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, एक वेक्टर ए एक्स आई कैप है, एक वेक्टर ए वाई जे कैप है, और ये ए है जो आपका वेक्टर था रिजल्टेंट ए का।
ठीक है। तो आपने सीधे लिखा ए किसके बराबर, तो आपने ए किसके बराबर लिखा, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, हम बाई पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ से आप सीधे ऐसे लिख सकते हो। और जो मैग्नीट्यूड आता है वो आता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यही आता है। बट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यहाँ पे अगर आप cos थीटा देखोगे तो 90 है। देखो ए और बी के बीच में ये जो दो वेक्टर है इनके बीच में 90 एंगल है, जब आप 90 रखोगे तो जीरो आएगा, cos 90 जीरो है। तो अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, इसका क्या आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया। अभी आपको इसमें थोड़ी क्लैरिटी नहीं आई, जब हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे तो ये पूरा क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी मैं कुछ बात बताऊंगा वो आप याद रखोगे, ठीक है। अच्छा ये बात क्लियर हो गई, अब अच्छे से क्लियर हुआ, वेरी गुड। मतलब कुछ बच्चे हैं जिनको अच्छी तरह से समझ आ जाती है बातें, ठीक है। कुछ बच्चे ध्यान नहीं देते हैं या वो प्रीवियस लेक्चर्स रिवाइज नहीं करते। बेटा ये चीज अगर आपको नहीं आती तो इसमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है, बट आपको कोई डरने वाली बात नहीं है। जब आप अगर आपको नहीं भी आए मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगा आपको क्या याद रखना है, ठीक है। चलो ये बात तो हो गई। अब एक बात सुनो, तो आपने ये देखा, आपने देखा वेक्टर ए जो है दैट इज ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, नो प्रॉब्लम। अभी प्लेन में ये ए जेड भी जब आएगा ना फिर और आप परेशान हो जाओ। अब स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया अब, ओके। देखो ये ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप, तो ए आपने देखा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, और इसका मैग्नीट्यूड जब आपने देखा, क्योंकि बेटा जी यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है, देखो इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच में 90 डिग्री एंगल है। तो अगर 90 डिग्री एंगल है तो ऑब्वियसली अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ये आपका क्या आएगा, मैग्नीट्यूड आ गया। आगे इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो ये दो वेक्टर थे, एक वेक्टर ये था, एक वेक्टर ये था, एक इनका रिजल्टेंट था, तो ऐसे आपने रिजोल्व कर लिया। क्या हुआ बेटा, प्राची क्या हुआ, क्या पूछा आपने, जरा बता दो। यहाँ तो कोई मैसेज ही नहीं है आपकी बेटा। ठीक है चलो, तो ए वेक्टर आ गए ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, और ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर ये तो ठीक है, चलो आगे समझिए। तो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, एक बात बताओ बेटा, जब आपने ए एक्स देखा, ए एक्स की बात कर रहा हूँ, तो आपने बोला था किसके बराबर है बेटा, वेक्टर ए डॉट आई कैप, यही बोला था ना बेटा जी, यही बोला था ना। हाँ सर, अगर बेटा ये थीटा है, अगर ये कितना है, थीटा है, इसको मैंने थीटा मान लिया, ठीक है। तो ये कितना आएगा, जरा इसको खोलो, ए डॉट आई को, ए डॉट आई को खोलो बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ आई दैट इज वन, आई यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड वन, इंटू कॉस ऑफ थीटा, थीटा इनके बीच में ए और आई के बीच में एंगल कितना लिया मैंने, थीटा, वेरी गुड। तो ए कॉस थीटा आ गया, ये कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, हाँ या ना लिखो।
ए एक्स किसके बराबर आया बेटा, ए कॉस थीटा के बराबर आया कि नहीं आया, कैसे आया बेटा, ए डॉट आई कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ आई, आई का मैग्नीट्यूड 1 होता है, कॉस ऑफ थीटा, बेटा डॉट प्रोडक्ट तो यही होता है ना, ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा। यहाँ बेटा सही क्लियर है, तो मैंने लिखा ए बी कॉस थीटा, ए का मैंने मैग्नीट्यूड ए लिया, बी का, बी यहाँ पे क्या है आई कैप, आई का कैप का मैग्नीट्यूड कितना है 1 कॉस थीटा, तो ए कॉस थीटा आया, आ गया। अच्छा बेटा अगर मैं ए वाई की बात करूंगा, जरा बताओ ए वाई का क्या लिख सकते थे आप, ए डॉट जे कैप, यही लिख सकते थे कि नहीं, यस सर। तो ए वाई कितना आ जाएगा जरा बताओ, ए इंटू 1 इंटू कॉस, कितना एंगल है आई और जे कैप में, एंगल कितना है आई और जे कैप में, आप बताओगे मैं नहीं बताऊंगा, आई और जे कैप में कितना है 90, कैसे 90 तो इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच में है, थीटा कैसे बेटा, थीटा तो ए और एक्स में है बेटा, ए और वाई एक्सिस में कितना एंगल है 90 माइनस थीटा, वेरी गुड, दिस इज 90 माइनस थीटा, वेरी गुड 90 माइनस थीटा, ठीक है ना, क्योंकि टोटल तो 90 है बेटा, टोटल 90 है, ये थीटा है तो 90 माइनस थीटा, तो आप लिखोगे ए वाई कितना आ जाएगा, ए कॉस, सॉरी यहाँ तो लिखा मैंने ए 1 कॉस 90 माइनस थीटा, ए वाई आ गया, फिर कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है 90, नहीं बेटा टॉपिक ही ऐसा है, आ जाएगा क्लियर हो जाएगा, कल क्वेश्चंस करा दूंगा, हो जाएगा क्लियर, आप चिंता ना करो, पता है मुझे कहाँ पे फंसते हैं बच्चे। तो ए वाई कितना आएगा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो आप लिख सकते हो ए साइन थीटा। चलो तो दो रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद रखने हैं, अगर आपको कुछ भी नहीं आता ये चीज आपको आना चाहिए। तो मतलब अगर मैं बोलूंगा ए का एक्स कंपोनेंट कितना है, आप बोलोगे ए कॉस थीटा, अगर मैं बोलूंगा ए का वाई कंपोनेंट कितना है, आप बोलोगे ए साइन थीटा। क्या मेरी बात क्लियर है, ए का एक्स कंपोनेंट ए कॉस थीटा, ए का वाई कंपोनेंट ए साइन थीटा, इतना तो याद रहेगा। अब इसको आपको शॉर्ट ट्रिक में कैसे याद रखोगे, जिसके साथ एंगल हो, जिसके साथ एंगल हो उसको कॉस थीटा लेना होता है, ठीक है बेटा, जिसके साथ, ज्यादा हो गया क्या, जिसके साथ एंगल बनता है उसको थीटा लेना है, जिसके साथ, सॉरी उसको कॉस लेना है, जिसके साथ एंगल थीटा होगा उस कंपोनेंट को कॉस लेना है, दूसरे को आप क्या लोगे बेटा साइन थीटा, ठीक है। कल मैं इस पे बहुत सारे एग्जांपल्स क्वेश्चंस करा दूंगा, क्लियर हो जाएगा। फाइनली आपको यही याद रखना है, ए एक्स ए कॉस थीटा होता है, ए वाई ए साइन थीटा होता है, क्यों आया वो आपको क्लियर हो गया, ठीक है बेटा। अब डीपीपी लिखो पहले फिर आगे बढ़ो, ठीक है, डीपीपी लिखो बेटा, डीपीपी। और कल हम क्वेश्चंस करेंगे, इस टॉपिक को एक बार फिर से रिवाइज कर लेना, ठीक है बेटा जी, अच्छा टॉपिक है, एक बार रिवाइज कर लेना, कंसेप्ट बनना चाहिए, क्वेश्चंस तो हो ही जाएंगे, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, कंसेप्ट वीक नहीं होना चाहिए। चलो हम डीपीपी, डीपीपी लिखो बेटा, वो फॉरवर्ड मतलब उसके फर्दर जो क्वेश्चन है उसमें है, ठीक है बेटा। हाँ क्वेश्चन नंबर 99, 105, 107 खुद करनी है बेटा आपको ये क्वेश्चन दिमाग लगा के, ठीक है। 109, 1110, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 121, 122, 123, ठीक है। क्या हुआ यश, यश बेटा क्या हुआ, हाँ बेटा नोट्स की पीडीएफ में अभी शेयर करूंगा, नोट्स की मिलेगी बेटा, कभी कभी वो डाउट्स पीछे चले जाते हैं, फिर रिमाइंड किया करो, है ना, उसको क्वेश्चन मार्क करके पूछ लिया करो, और उसमें नाम भी लिखा करो, सर मैं ऐसे ऐसे हूँ, इस बैच का हूँ, ठीक है। कभी कभी क्या है बहुत सारे डाउट्स आते हैं तो वो मैसेज पीछे चले जाती है, बहुत सारे डाउट्स आते हैं बेटा ऐसा नहीं है कि 10 20 30 आते हैं, तो इतने आते हैं कि 2 2 3 300 मैसेजेस आ जाते हैं, तो कुछ पीछे चले जाते हैं, तो उसको फिर दोबारा बेटा एक बार मुझे मतलब ऊपर आना चाहिए उसका लिस्ट, ठीक है।